जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल हटके होने वाला है, जो कि हम रेडियोलॉजी फील्ड से नहीं लेके एनाटॉमी फील्ड से ले रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा जो पूरा मेडिकल, जितने भी सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सभी एनाटॉमी पढ़ते हैं, सभी को पढ़ना होता है। तो हम जो एनाटॉमी है उसका जो आज लेक्चर लेने वाले हैं, आज हम बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी का लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के सब डिविजन्स, एनाटॉमी के जितनी भी पोजीशंस होती है वो, एनाटॉमी की टर्म्स जितने भी होते हैं वो सारे, और एनाटॉमी के जितने भी प्लान्स होते हैं वो सारे आज हम एनाटॉमी के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी पर होने वाला है। चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है इसकी वो है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो कि है, जो हमारी एनाटॉमी है वो एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किस चीज, किन किन चीजों से बना हुआ है, वो सारी स्टडी जो हम करते हैं उसको एनाटॉमी बोला जाता है। एनाटॉमी वर्ड हमारा आया कहाँ से हम वो देख लेते हैं। तो एनाटॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है। एनाटोम मतलब होता है हमारा कटिंग। कटिंग मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसको अलग अलग पार्ट में कट करके उसके बारे में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी बोला जाता है। चलिए हम इसका सब डिविजन देख लेते हैं। कैडावेरिक एनाटॉमी, जो कैडावेरिक एनाटॉमी होती है उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम डेड बॉडीज की। डेड बॉडीज की स्टडी किस प्रकार से की जाती है? नेकेड आई से। नेकेड आई मतलब कि जो हम खुली आंखों से इंस्ट्रूमेंट का यूज किए बिना हम जो डेड बॉडीज होती है उनकी जो स्टडीज करते हैं, उनके बारे में जो हम जानते हैं उसको कैडावेरिक एनाटॉमी बोला जाता है। दूसरा हमारा होता है रीजनल एनाटॉमी। जो रीजनल एनाटॉमी होता है वो होती है हमारी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिस एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी है अपर लिम, लोअर लिम और थोरेसिक रीजन। अगर अपर लिम, लोअर लिम और थोरेसिक रीजन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को रीजनल एनाटॉमी में रखा गया है। ये इसके सब डिवीजन से सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब डिविजन्स मतलब कि ये जो हम जिस चीज के बारे में स्टडी करते हैं वो किस सब डिवीजन में उसको रखा गया है, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा सब डिवीजन है वो पढ़ लेते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम्स मतलब कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, या फिर जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन्होंने सिस्टम्स अपने अपने बनाए हुए हैं। वो सारे सिस्टम्स जो होते हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको सिस्टमिक एनाटॉमी में रखा गया है। फोर्थ है हमारी लिविंग एनाटॉमी। जो लिविंग एनाटॉमी होती है उसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स की, जो कि जिंदा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं। हमने पहले जो कैडावेरिक एनाटॉमी थी, जो कि हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा है कैडावेरिक एनाटॉमी, उसमें हम डेड बॉडीज की स्टडी कर रहे थे, बट इसमें हम ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स की स्टडी मतलब कि हम जो जिंदा इंसान हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो उनकी स्टडी हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन मतलब कि उनको देखते हैं, किसी भी ह्यूमन बींग को हम देखते हैं और उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि इसे क्या हो सकता है, वो हमारा इंस्पेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है हमारा पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब कि हम उसकी बॉडी को हमारे फिंगर से टच कर रहे हैं, फिर हमारे हाथ से टच कर रहे हैं और देख रहे हैं, उसको बोलते हैं पाल्पेशन। और जो लास्ट होता है हमारा ऑस्कल्टेशन। ये होता है हमारा जो हम साउंड सुनते हैं, हम उसकी बॉडी से जो साउंड आ रहा है वो सुन रहे हैं, और यूजुअली हम स्टेथोस्कोप से उसका जो हार्ट बीट है उसको सुनते हैं, तो वो आता है ऑस्कल्टेशन में। तो जो हमारी लिविंग एनाटॉमी है उसमें हम किसी भी ह्यूमन बींग को इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन के थ्रू हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको लिविंग एनाटॉमी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है डेवलपमेंटल और एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल और एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रीनेटल की। प्रीनेटल मतलब कि बिफोर बर्थ जो है वो होता है प्रीनेटल, और पोस्टनेटल मतलब कि आफ्टर बर्थ। और जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में
किसी भी इंडिविजुअल में डेवलपमेंटल चेंजेस किन में होते हैं? जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। तो उनके बारे में, या फिर पोस्टनेटल मतलब कि हमारा जो बर्थ हो गया उसके जस्ट बाद जो बच्चा है उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वो प्रीनेटल मतलब कि जो बर्थ से पहले जो उसके एम्ब्रियो में जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी स्टडीज जो होती हैं जिसमें डेवलपमेंटल या फिर एम्ब्रियोलॉजी में उसको लिया गया है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर की, कोई भी चीज हो गई उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हम स्टडी करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी जो होती है हमारी वो एनाटॉमी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की। किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी एक स्पेसीज हो गई या फिर एक से ज्यादा स्पेसीज हो गई, मतलब कि एक प्रजाति या फिर उससे ज्यादा प्रजाति हो गई, उसकी जो एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो होते हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको कंपैरेटिव एनाटॉमी में लिया गया है। नेक्स्ट जो है अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं हमारा एनाटॉमिकल नॉलेज जो होता है उसको अप्लाई करके मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस जो करते हैं, मेडिकल या सर्जिकल प्रैक्टिस करते हैं हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज को अप्लाई करके, उस स्टडी को बोलते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है। तो हमारी ये जो 8 तरह की जो सब डिविजन है वो ये होते हैं। इनमें हमारी जो सारी एनाटॉमी है वो सारी इसी में आ जाती है। हम इतने प्रकार की स्टडीज करते हैं और जिस भी प्रकार की हम स्टडीज करते हैं उसको अलग से नाम दे दिया गया है कि वो इस तरह की एनाटॉमी होती है। चलिए हम इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। अब पहली होती है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब समझ रहे हो, एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब कि जो नॉर्मल पोजीशन है उसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में कोई भी बॉडी है उसको इरेक्ट पोजीशन में रखना है, उसकी आईज जो है वो स्ट्रेट मतलब कि सामने देखती होनी चाहिए, जो उसका अपर लिम है, उसका हैंड जो है वो ट्रंक के, जो हमारा ट्रंक होता है, ट्रंक का मतलब कि जो बॉडी का बेस होता है, जो बॉडी के बीच का पार्ट होता है उसके समान होना चाहिए, मतलब कि उसके पैरेलल होना चाहिए। पाम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि आगे की तरफ होनी चाहिए, जो हमारी आगे की तरफ जिस तरफ हम देख रहे हैं उस तरफ हमारी पाम होनी चाहिए। अपर लिम जो है वो पैरेलल होने चाहिए टोस के मतलब कि हमारे जो अंगूठे हैं उनके पैरेलल होने चाहिए, और जो अंगूठा है पैर के जो अंगूठे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब कि आगे की तरफ होने चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो जो स्ट्रेट बॉडी जो होती है उसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नॉर्मल पोजीशन है जो हमारे मेडिकल फील्ड में यूज होती है, जिसमें हम पेशेंट को लेटा देते हैं नॉर्मली, फेस को अपवर्ड रखना है, मतलब कि फेस जो ऊपर की तरफ रहेगा, जो सीधा लेटा हुआ इंसान रहेगा उसको सुपाइन पोजीशन कहा जाता है, जिसमें फेस को ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है। पेट के बल जो लेटाते हैं वो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट जो होती है हमारी प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में जो पेट के बल लेटाया जाता है, किसी भी बॉडी को पेट के बल लेटा दिया जाता है या फिर उल्टा लेटा दिया जाता है, उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं, जिसमें कि फेस को डाउनवर्ड रखना है, फेस को नीचे की तरफ रखना है, फेस नीचे की तरफ रहेगा, उसको प्रोन पोजीशन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन हमारे प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, जो कि वैसे तो गायनिक में जो प्रोसीजर्स होते हैं ज्यादातर उसी में यूज किया जाता है। हमारे रेडियोलॉजी में भी जो HSG होता है उसमें लिथोटोमी पोजीशन का यूज किया जाता है। इस पोजीशन के अंदर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और उसके बटॉक्स जो होते हैं उनको टेबल की एज के यहाँ रखना है। टेबल की एज मतलब कि टेबल के एक कोने की तरफ रखना है। टेबल का जो एक एज रहता है, जैसे कि पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको नीचे की तरफ खिसका के जो बटॉक्स होते हैं उसके, वो टेबल के जस्ट नीचे की तरफ रखना है, और जो उसके हिप होते हैं और नी होते हैं उनको फ्लेक्स करना है। उनको फ्लेक्स करना है मतलब कि उनको मोड़ना है और उनको मोड़ के पोजीशन में रखना है। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन देख लीजिए आप, ये जो फोटो में पोजीशन दी हुई है इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। इस पोजीशन को लिथोटोमी पोजीशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है राइट लेटरल
रिकम्बेंट। तो ये जो पोजीशन होती है राइट लेटरल रिकम्बेंट, इसमें पेशेंट को राइट साइड में करवट लेके लेटाया जाता है, उसको राइट साइड में करवट लेके लेटाया जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, इस तरीके से जो करवट लेके लेटते हैं उसमें उसको बोलते हैं राइट लेटरल रिकम्बेंट। मतलब कि लेटरल रिकम्बेंट तो हो गया हमारा लेटरल, और राइट साइड में अगर लेटा दिया तो उसको राइट साइड बोल दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट। मतलब कि जो हमारा पेशेंट है उसको लेफ्ट साइड में करवट लेके लेटा दिया गया है, तो उसको लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट बोला गया है। सेवेंथ हमारी है फ्लोवर्स पोजीशन। फ्लोवर्स पोजीशन में जो पेशेंट है उसको सीटिंग पोजीशन में, सीटिंग और स्ट्रेट पोजीशन में रखा जाता है, और जो हमारी बैक है उसकी वहां से उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है, और उसके जो लेग होते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। मतलब कि जो हमारा पेशेंट है उसको बस पेट के वहां से थोड़ा सा प्रॉप अप कर दिया जाता है, मतलब कि उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है बेड को, और उसको वहां से वहां पर इस तरीके से लेटा दिया जाता है। देखिए फोटो में, देखिए ये प्रॉपर पोजीशन होती है, इसको फ्लोवर्स पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये फ्लोवर्स पोजीशन जो है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके से पेशेंट को लेटाते हैं तो उसको फ्लोवर्स पोजीशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन जो होती है वो होती है जिसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है, और उनका हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ झुका दिया जाता है, और उनके पैर की तरफ से उनको थोड़ा सा उठा दिया जाता है। उस पोजीशन को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पोजीशन जो है वो इस तरह की है, तो ये पोजीशन जो है वो होती है हमारी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं, अब हम टर्म देख लेते हैं। ग्रॉस एनाटोमी में हमारी कौन सी टर्म्स यूज होती हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो एंटीरियर होता है, एंटीरियर किसको बोला जाता है, कौन सी टर्म को? यहाँ पर जो टर्म्स हैं उसका मतलब ये कि हम किस चीज को क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको टर्म्स कहा गया है। हम किस चीज को, जो हमारी एनाटोमी है उसमें किस चीज को क्या कहा जाता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो एंटीरियर पोजीशन मतलब कि टुवर्ड फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी आगे की सरफेस होती है बॉडी के, जो हमारे मुंह होते हैं, ठीक है, मुंह हो गया, उसके बाद हमारा पेट हो गया, इस तरफ की जो सरफेस रहेगी उसको एंटीरियर सरफेस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी जो एंटीरियर और वेंट्रल सरफेस जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है, ये आगे की सरफेस जो है, यहाँ की सरफेस जो है उसको हमारी एंटीरियर सरफेस कहा गया है। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो होती है हमारी बैक सरफेस जो होती है बॉडी की, वो जो हमारी पीठ तरफ की सरफेस जो होती है पीछे की तरफ की, उसको कहा जाता है। देखिए पोस्टीरियर और डोर्सल सरफेस इसी को कहा जाता है, जो यहाँ पीछे की तरफ की जो सरफेस है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सुपीरियर बोलते हैं हमारी जो हेड की तरफ, जो ऊपर की तरफ होती है। सुपीरियर मतलब कि ऊपर की तरफ ही होता है। हमारे सुपीरियर्स जो होते हैं हम उनके बारे में भी बोलते हैं कि जो हमारा सुपीरियर है, कोई भी हमसे ऊपर है तो उसको सुपीरियर बोला जाता है। तो जो हमारे हेड तरफ का जो रहेगा उसको सुपीरियर सरफेस बोलेंगे, ठीक है, और जो फुट तरफ का रहेगा, नीचे की तरफ जो रहेगा उसको इंफीरियर सरफेस बोलेंगे। ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस हो गई। यहाँ पर देखिए जो नीचे की तरफ है यहाँ की तरफ उसको बोलेंगे इंफीरियर, जो इधर ऊपर की तरफ है उसको बोल दिया सुपीरियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मीडियल, टुवर्ड द मीडियन प्लेन। मीडियल सरफेस जो होती है वो हमारे बीच की सरफेस, देखिए यहाँ पर जो लाइन दिख रही है हमारी बॉडी के जस्ट बीच की जो सरफेस है उसको बोला जाता है मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस जो होती है वो होती है हमारी अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, मीडियन लाइन से बाहर की तरफ, जो हमारी मीडियन लाइन कौन सी है, ये वाली है। मीडियन लाइन से जो बाहर की तरफ की जो सरफेस होती है, इस तरफ हो गई या फिर इस तरफ हो गई, तो इनको लेटरल सरफेस कहा जाता है, ठीक है। जो बाहर की सरफेस हो गई उसको लेटरल सरफेस कहा जाता है। जो मिड लाइन जो होती है, मीडियन प्लेन जो होता है, वो सरफेस जो होती है उसको मीडियल सरफेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टर्म्स यूज्ड फॉर एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो टर्म्स हम देख लेते हैं। वेंट्रल, वेंट्रल मतलब कि टुवर्ड द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। वेंट्रल जैसे कि हमने अभी एंटीरियर देखा, एंटीरियर में जो सरफेस थी वो ही अपनी वेंट्रल सरफेस हो गई। एंटीरियर सरफेस और वेंट्रल सरफेस एक ही है। जो आगे की तरफ की जो सरफेस होती है हमारी बॉडी के सामने की तरफ की जो सरफेस है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। जो डोर्सल सरफेस होती है वो भी हमने जैसा अभी पढ़ा पोस्टीरियर सरफेस जो होती है। जो बैक तरफ की, जो पीठ तरफ की सरफेस जो होती है उसको डोर्सल सरफेस
कहा जाता है, जो कि हमारी एम्ब्रियोलॉजी में कहा जाता है। जो एम्ब्रियोलॉजी जो है उसमें ये टर्म्स यूज की जाती हैं। जो क्रेनियल होता है वो हेड की तरफ, जैसे कि सुपीरियर जो हमने देखा था अभी, हेड की तरफ जो रहेगा उसको क्रेनियल सरफेस बोला गया है। और जो कोडल सरफेस है वो बोला गया है फुट को। फुट की तरफ जो इंफीरियर साइड जो रहेगा उसको कोडल सरफेस बोला गया है। इंफीरियर मतलब कि नीचे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, टर्म्स यूज्ड फॉर लिम्स। लिम्स में जो टर्म्स यूज होती हैं, जो हमारे लिम्स होते हैं उसमें कौन कौन सी हम टर्म्स यूज करते हैं, जो कि हमारे अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में, सभी में आता है। तो देखिए, जो प्रोक्सिमल होती है टुवर्ड द ट्रंक, प्रोक्सिमल मतलब कि प्रोक्सिमिटी होता है, प्रोक्सिमल मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रोक्सिमल मतलब कि ऊपर की तरफ, जो अपर सरफेस जो होती है उसको प्रोक्सिमल सरफेस कहा जाता है। और जो डिस्टल है फर्दर फ्रॉम द ट्रंक, मतलब कि जो नीचे की तरफ सरफेस होती है उसको डिस्टल सरफेस कहा जाता है। जो रेडियल है आउटसाइड इन द अपर लिम, अपर लिम का जो आउटसाइड रहेगा, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रहेंगे तो जो हमारा रेडियस रहेगा, रेडियस जो बोन रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगी। क्योंकि देखिए, बाहर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े रह के देखना तो आपकी जो फोरआर्म की जो बोन है रेडियस, वो कहाँ रहेगी, वो आउटर साइड रहेगी, बाहर की साइड। तो इसलिए जो आउटर साइड रहेगा हमारा अपर लिम का, उसको बोला गया है रेडियल साइड। और जो अल्नर साइड होता है, जो अल्नर साइड होता है वो होता है हमारा इनर साइड ऑफ द अपर लिम। जो अपर लिम है उसमें इनर साइड, क्योंकि अल्ना बोन जो है वो इनर साइड रहेगी अपर लिम में, जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम खड़े रहेंगे, तो इसलिए उसको अल्नर सरफेस कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टिबियल सरफेस। टिबियल सरफेस मतलब कि जो हमारे लोअर लिम है उनकी इनर साइड जो होती है, क्योंकि इनर साइड में हम अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर सीधे खड़े हैं तो जो टिबिया होती है वो हमारी अंदर की तरफ होती है, मिड साइड में होती है, इसलिए उसको अंदर की साइड की जो सरफेस है उसको टिबियल सरफेस बोला गया है, फिर टिबियल साइड बोला गया है। और जो रेडियल साइड होती है हमारी वो आउटर साइड होती है, क्योंकि हमारा जो रेडियस, यहाँ पर रेडियल डबल बार आ गया है, यहाँ पर रेडियल नहीं होगा, यहाँ पर फिबुलर होगा, ठीक है। फिबुलर सरफेस जो होती है, फिबुला की जो सरफेस होती है वो फिबुला आउटसाइड रहती है, इसके लिए उसको फिबुलर सरफेस बोला जाता है। जो पामर सरफेस होती है टुवर्ड द पाम ऑफ द हैंड, मतलब कि जो हमारा पाम है उसकी तरफ जो रहता है उसको पामर सरफेस बोला गया है। और प्लांटर सरफेस जो होती है, प्लांटर जो होता है वो होता है हमारा सोल, जो फुट का जो सोल होता है, मतलब कि हमारी जो फुट के जो नीचे की साइड जो रहता है हमारा सोल रहता है, उसको प्लांटर सरफेस बोला जाता है या फिर प्लांटर साइड बोला जाता है। जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कौन से टर्म्स यूज की जाती है, एंटीरियर जो होता है, इनर साइड जो होता है ऑर्गन का, उसको एंटीरियर सरफेस बोला जाता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर की साइड जो रहेगा उसको एंटीरियर बोला गया है। और जो किसी भी ऑर्गन के बाहर की साइड रहेगा, आउटर साइड रहेगा, उसको एक्सटीरियर सरफेस बोला जाता है। इन्वेजिनेशन मतलब कि प्रोट्रूशन के अंदर की तरफ, प्रोट्रूशन जो होता है उसके अंदर की तरफ जो रहता है उसको इन्वेजिनेशन बोला गया है। एक्सवेजिनेशन होता है जो आउटवर्ड जो होता है, आउटसाइड जो बाहर की साइड होता है प्रोट्रूशन के, उसको एक्सवेजिनेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टर्म्स यूज्ड फॉर सॉलिड ऑर्गन्स। सॉलिड ऑर्गन्स के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। सुपरफिशियल मतलब कि होता है हमारा आउटर सरफेस की तरफ, जो हमारे ऊपर की तरफ सरफेस जो होती है, सबसे बाहर की तरफ जो सरफेस होती है उसको सुपरफिशियल बोला जाता है। जैसे कि हमारी स्किन है वो हमारी सुपरफिशियल सरफेस है। और दूसरा होता है डीप, मतलब कि किसी भी सरफेस के अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ जो रहेगा वो डीप रहेगा। किसी भी अपनी बॉडी के अंदर रहेंगे तो हम डीप कहेंगे, किसी भी मसल के अंदर तो डीप हो गया हो, तो अंदर की तरफ जो होता है वो डीप होता है। और सुपरफिशियल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ जो सरफेस रहेगी उसको सुपरफिशियल, और जो अंदर की तरफ रहेगी उसको डीप। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेटेड द साइड। किसी भी साइड को इंडिकेट करने के लिए हम क्या टर्म्स यूज करते हैं। इप्सिलेटरल जो होता है वो सेम साइड होती है बॉडी की, उसको इप्सिलेटरल बोलते हैं। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रोलेटरल बोलते हैं उसको अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अपोजिट साइड्स जो होती है बॉडी की उसको कॉन्ट्रोलेटरल बोला जाता है। इप्सिलेटरल जो होता है वो सेम साइड होती है बॉडी की, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो मसल्स होती है हमारी उसकी टर्म्स हम देख लेते हैं। मसल होती है वो ओरिजिन होती है और इंसर्शन होता है। ये दो टर्म्स जो है मसल में हमारी यूज की जाती हैं। तो जो पहली टर्म है ओरिजिन, उसमें जो हमारी मसल रहती है वो लेस मूवेबल रहती है, मतलब कि कम मूवेबल रहती है। और वो जो मसल रहती है वो अटैच होती है बोन से।
किसी भी बोन से अटैच होती है और वहां से वो जो मूव होता है वो कम होता है, तो इसलिए उसको ओरिजिन यहाँ पर कहा जाता है। और जो इंसर्शन होता है वो होता है जहां पर जो मसल का एंड होता है वो अटैच रहता है फ्रीली मूविंग बोन्स जो होती हैं, जैसे कि जॉइंट्स हो गया, वहां पर जो अटैच रहता है उसको इंसर्शन बोला जाता है। जो कि आप यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसमें देख सकते हैं, इंसर्शन जो है वो हमारे यहाँ पर हो रहा है और ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है। तो ओरिजिन जो है वो बोन्स के वहां पर है और जो इंसर्शन है वो हमारा जॉइंट्स पर है। तो जॉइंट पर अगर होगा तो वहां पर जो हमारी मसल है वो ज्यादा मूवमेंट करेंगी और बोन्स पे हमारी मसल जो है कम मूवमेंट करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टर्म्स जो यूज करते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसके लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो हम देख लेते हैं। जो फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन में जो मूवमेंट होता है जिसमें कि हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उसका एंगल कम होता है उसको फ्लेक्शन बोला जाता है। और जो एक्सटेंशन होता है उसमें जो हमारी बॉडी है उसके जो मूवमेंट्स है उसको बढ़ा दिया जाता है। जो एंगल होते हैं उसके बॉडी का जो मूवमेंट होता है जिसमें एंगल को बढ़ा दिया जाता है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो जो एक्सटेंशन होता है और फ्लेक्शन रहता है, जो यहाँ पर इमेज में देख लीजिए, जो अगर बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे जो हमारे हाथ हैं उसको मोड़ दिया गया है एल्बो के यहाँ से, उसको 90 डिग्री में कर दिया गया है, इसको फ्लेक्शन कहा जाता है। और जो हमारा एक्सटेंशन है उसमें जो हमारा 90 डिग्री पे जो था हाथ, जो एल्बो के यहाँ से जो हमारा 90 डिग्री बना हुआ था उसको 180 डिग्री में अगर कर दिया गया है, वहां पर हमारे हाथ को फ्लेक्स कर दिया और उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कर दिया तो मतलब कि वो 180 डिग्री में आ गया और फ्लेक्स कर दिया मतलब कि वो 90 डिग्री में आ गया। तो यहाँ पर डिग्री तो घट रही है वो फ्लेक्शन में घट रही है और जो एक्सटेंशन है उसमें जो हमारे एंगल है, किसी भी जॉइंट का जो एंगल है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जो एडक्शन होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो सेंट्रल एक्सिस की तरफ होता है, मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसके सेंट्रल एक्सिस जो होता है, जो हमारी ये बॉडी हो गई इसका सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर है, तो ये जो मूवमेंट है ये इस तरफ हो रहा है। जो हमारा हाथ है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मूवमेंट जो हो रहा है उसको एडक्शन बोला जाता है। और जो मूवमेंट है वो जो हमारी सेंट्रल एक्सिस है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर दूर की तरफ जा रहा है तो उसको एबडक्शन कहा जाता है। एबडक्शन और एडक्शन ये दोनों अलग अलग टर्म होती हैं, ये दोनों अलग अलग टर्म हो गई। इन दोनों को देखिए इस तरीके से पढ़ना है, जो दूर ले जा रहा है उसको एबडक्शन कहा जाता है, जो बॉडी के पास ला रहा है उसको एडक्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन रोटेशन। मीडियन रोटेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कि हमारा जो कोई भी बॉडी पार्ट है उसको रोटेट कर दिया गया है इंटरनल साइड, इनवर्ड साइड या फिर इंटरनल साइड रोटेट कर दिया गया है, उसको मीडियन रोटेशन कहा जाता है। जो आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल साइड जो रोटेट कर दिया जाता है उसको लेटरल रोटेशन कहा जाता है। अब देखिए जो हाथ है उसको, ये हाथ है यहाँ पर, उसको अंदर की तरफ रोटेट कर दिया गया है, ये रोटेशन है, तो इसको मीडियल रोटेशन कहा जाता है। और इस हाथ को ही अगर बाहर की साइड इस तरह रोटेशन किया गया है तो उसको लेटरल रोटेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन जो होता है उसमें जो हमारे बहुत सारे जो मूवमेंट्स है वो साथ में काम करते हैं, जो कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। जो हमारे जॉइंट्स के यहाँ से जो ये बहुत सारे जो मूवमेंट्स है वो साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, जो कि हाथ को घुमाया जा रहा है इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है सरकमडक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रोनेशन। जो प्रोनेशन होता है वो एक तरीके से कोई मूवमेंट होता है या फिर पोजीशन भी होती है, तो ये दोनों तरीके से आप समझ लीजिए। जो फोरआर्म है उसको रोटेट करते हैं और जो पाम है उसको नीचे की तरफ रखते हैं, नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड जो रखते हैं। जो कि आप ये वाली इमेज देखिए, ये वाली इमेज देखना है आपको, ये वाली नहीं देखना है, ये वाली इमेज को हटा दीजिए, ये वाली इमेज देखिए जिसमें जब हाथ इस तरीके से रखा गया है उसको बोलते हैं प्रोनेशन, इसको प्रोनेशन बोला जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, ये होता है सुपाइनेशन, मतलब कि जो फोरआर्म है उसको रोटेट कर दिया गया है ऊपर की साइड में, मतलब कि जो हमारा पाम है वो ऊपर की साइड में रहेगा, अपवर्ड रहेगा, तो उसको सुपाइनेशन बोला गया है। इसमें भी ये इमेज नहीं देखनी है आपको, जो सुपाइनेशन वाली है ये इमेज देखनी है। सुपाइनेशन वाली इमेज देखिए, इसमें जो हाथ रखा गया है, जो पाम है वो ऊपर की तरफ रखा गया है, तो इस तरीके से होता है हमारा सुपाइनेशन। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारे प्लान्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। जो मिड सेजेटल प्लान जो होता है उसमें जो सेंट्रल प्लान होता है, सेंट्रल प्लान मतलब कि हमारी बॉडी का जो सेंटर होता है बिल्कुल बीच में, उसको बोला जाता है सेंट्रल प्लान, जो कि डिवाइड करता है बॉडी को दो अलग अलग हाफ में। दो अलग अलग हाफ में कैसे? राइट और लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट बॉडी को अलग अलग कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम मिड सेजेटल प्लान, जो कि आप यहाँ देख लीजिए, ये जो प्लान है इसको देख लीजिए आप,
ये होता है हमारा मिड सैजिटल प्लेन, मतलब कि बॉडी को ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया है। बीच में से जो बीच में लाइन जा रही है उसको बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन। पैरासैजिटल प्लेन जो होता है वो मिड सैजिटल प्लेन के पैरेलल रहता है। जो मीडियन जो प्लेन है, मीडियन लाइन जो है, जो भी मैंने ये भी खींच के बताई, इसके पास में ही कहीं पे लाइन जाती है, उसको पैरासैजिटल प्लेन कहा जाता है। जो ये भी इसका यही काम कर रहा है कि जो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड है उन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। बट ये मिड में नहीं रहता है, मिड के आसपास रहता है, कहीं पे भी रह सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड जहां भी रहे उसको पैरासैजिटल प्लेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो होता है उसमें जो बॉडी का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है, जो बॉडी का एंटीरियर पार्ट मतलब कि जो हमारे पेट साइड वाला पार्ट हो गया, और पोस्टीरियर मतलब कि पीठ साइड वाला पार्ट हो गया, उन पार्ट को अगर डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए बीच में से, तो उसको बोलेंगे हमारा कोरोनल प्लेन। उसको कोरोनल प्लेन कहा जाता है। जो ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन होता है वो किसी भी बॉडी होती है हमारी, उसको लोअर हाफ और अपर हाफ में डिवाइड करा है, मतलब कि जो ऊपर का आधा हिस्सा बॉडी का और जो नीचे का आधा हिस्सा उसको बीच में से काट दिया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या फिर एक्सियल प्लेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन मतलब कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एंगल जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर वर्टिकल एंगल के अलावा किसी एंगल से अगर बॉडी को काटा जाता है या फिर मतलब कि वहां पर कोई लाइन खींची जाती है तो उसको ऑब्लिक प्लेन कहा जाता है। जो कि आप इमेज में देख लीजिए, ऑब्लिक प्लेन एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इन सभी को आप देख लीजिए। ये जो है, ये जो बॉडी को है अलग अलग इस तरीके से काटा गया है, तो ये जो ऑब्लिक प्लेन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आगे के लेक्चर में जो हम एनाटॉमी के अगले जो लेक्चर्स है वो भी पढ़ने वाले हैं। जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो सभी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर लेक्चर्स हैं वो ला सकें और आपको मदद हो सके, उससे हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। बाकी अभी के लिए आप अलविदा कहिएगा, और जो भी मेडिकल फील्ड में जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन्हें आप हमारा जो लेक्चर है वो शेयर कर दीजिएगा, जो हमारा चैनल है वो शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, बाय बाय।